नमस्कार दोस्तों, एसएन इलेक्ट्रिकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। यूपीपीसीएल टीजी2 की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट के लिए हम न्यूमेरिकल सीरीज चला रहे थे, उसी का पार्ट नंबर ये 30 है। वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा, आपको न्यूमेरिकल पोर्शन में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में आप सब ज़रूर शेयर कीजिएगा। जो भी स्टूडेंट चैनल पे पहली बार होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए प्यारे साथियों, आज के क्वेश्चन का हम आगाज़ करते हैं और आपके स्क्रीन पर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ये रहा। पहले क्वेश्चन में एक ट्रांजिस्टर में बीटा का मान 250 और आधार धारा IB का मान 20 माइक्रो एम्पियर है। संग्राहक धारा यानी IC कलेक्टर करंट का मान कैलकुलेट करना है। पहले अल्फा बीटा और गामा के लिए हम शॉर्ट ट्रिक्स बता देते हैं, फार्मूला कि कैसे फार्मूले बनते हैं। इसको देखिए, आप इसको एमीटर कह दीजिए, इसको बेस कह दीजिए, मतलब एमीटर करंट, बेस करंट, और यहाँ पे कलेक्टर करंट हो जाएगी। अब यहाँ से हम करेंगे तो ये अल्फा का साइन हो जाएगा, यहाँ से जब करेंगे तो ये बीटा का साइन हो जाएगा, और यहाँ से करेंगे तो ये गामा का साइन हो जाएगा। अब देखिए, तीर का निशान जहाँ पे है उसको पहले लेंगे और जहाँ से ये शुरू हुआ है उसको नीचे रखेंगे, यानी अल्फा का मान जब हमें निकालना होगा तो ये कहाँ है, IC, तो IC ऊपर हो जाएगा, और कहाँ से ये आया है, IE से, एमीटर करंट से, तो एमीटर करंट नीचे हो जाएगा। अल्फा का मान क्या हुआ, IC अपन IE। इसी तरीके से बीटा का मान हमें निकालना होगा, तो बीटा इक्वल टू, कहाँ तीर का निशान है, तो IC पे अपन कहाँ से आई है, तो IB से अपन IB हो जाएगा, तो ये बीटा का मान हो गया। इसी तरीके से गामा का अगर हम मान निकालते हैं तो गामा का देखिए कहाँ तीर का निशान है, एमीटर करंट IE पर, कहाँ से है, बेस से, तो IB हो जाएगा। तो ये अल्फा बीटा और गामा का ये फार्मूले बनते हैं। क्वेश्चन में बीटा का मान दिया गया है, यानी बीटा से प्रश्न बना है, तो बीटा वाले इसको हम चूज करेंगे। तो बीटा का फार्मूला क्या बना, कलेक्टर करंट अपन बेस करंट। अब इसको मिटाते हैं और क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए, बीटा का जो मान है 250 दिया गया है और बेस करंट का मान 20 माइक्रो एम्पियर दिया गया है, और कलेक्टर करंट हमें पूछा गया है। तो बीटा इक्वल टू IC अपन IB हो जाएगा। अब बीटा का मान देखिए 250 दिया गया है, IC का मान हमें कैलकुलेट करना है, और IB का मान जो है ये 20 माइक्रो एम्पियर है। तो 20 माइक्रो एम्पियर को अगर मिली एम्पियर में आप चेंज करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, तो मिली में हम लिख सकते हैं 0.020, 3 अंक के बाद ये मिली एम्पियर हो गया। अब क्या करेंगे कि इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम कर देंगे, तो IC का मान क्या हो जाएगा, 250 इंटू 0.020 हो जाएगा। अब देखिए, इसमें कितने अंक के बाद दशमलव है, 3 अंक के बाद दशमलव है, तो इस दशमलव को हटाएंगे तो नीचे 3 जीरो बढ़ जाएगा। क्लियर। अब यहाँ से ये जीरो मारा जाएगा, और ये जो होगा 25 चौका 100, फिर 4 से 4 पाँचे 20 हो जाएगा, यानी 5 हुआ। अब ये मात्रा क्या होगा, मिली एम्पियर में होगा, क्योंकि यहाँ पे हम मिली एम्पियर में रखे थे। आंसर क्या हो गया, 5 मिली एम्पियर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है सेकंड नंबर, यह भी बेहतरीन क्वेश्चन है। एक 25 kVA 60 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर में 50 सेंटीमीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल का चुंबकीय क्षेत्र और 66.7 सेंटीमीटर स्क्वायर की औसत लंबाई है। अधिकतम अभिभाव घनत्व मतलब फ्लक्स घनत्व 1.5 टेस्ला है। प्राथमिक फेरा की संख्या 1201 है, तो प्राथमिक वोल्टेज का मान क्या होगा। यानी यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा गया है वो E1 का मान पूछा है, तो RMS के टर्म में फार्मूला बनेगा 4.44 फाई
एफ टी या एन कर सकते हैं। टी भी टर्न होता है, एन भी टर्न होता है। अब यहाँ पे देखिए फ्लक्स के रूप में न दे करके डेंसिटी और एरिया के रूप में दिया है। तो आपने मैग्नेट में एक फार्मूला पढ़ा होगा, वो क्या फार्मूला है, तो B इक्वल टू फाई बाई ए। क्लियर। यहाँ से अगर फाई का आप मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, बी ए हो जाएगा फाई का मान। इसी फाई के जगह पे ये बी ए हम रख देंगे, यानी E1 इक्वल टू 4.44 बी इंटू ए इंटू एफ इंटू एन हो जाएगा। अब इसी में मान पुट करना है, तो ये तो मान तो फार्मूले का है 4.44 इंटू बी का मान देखिए फ्लक्स घनत्व दिया गया है 1.5 टेस्ला। आप सब जानते भी हैं टेस्ला एसआई मात्रक है, तो बात तो ठीक है 1.5 हो जाएगा इंटू एरिया। इसका क्षेत्रफल जो है यहाँ पे देखिए दिया गया है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर को जब हम मीटर में चेंज करेंगे तो 100 इंटू 100 से भाग देंगे। क्यों? क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर है और एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो ये तो रहा क्षेत्रफल। इसके बाद फ्रीक्वेंसी जो है वो 60 हर्ट्ज दिया है। 60 इंटू टर्न का मान देखिए कितना दिया है, इसको ऊपर लिख दे रहे हैं 1201 हो जाएगा। क्लियर। अब जब आप इस पूरे का कैलकुलेशन करेंगे, इस पूरे का जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपका जो मान इसका आएगा, वो मान जो आएगा E1 इक्वल टू 2399.5 आएगा। क्लियर। इसी 5 को एक अंक ले लेंगे तो राउंड फिगर में इसी को हम मान लेंगे क्या, 2400 हो गया। यही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करेंगे ये क्वेश्चन आप सब प्यारे साथियों को समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है थर्ड नंबर, नंबरिंग थोड़ा सा मिस्टेक है टाइपिंग में। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि 50 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली ज्यावक्रीय रूप से बदलती प्रत्यावर्ती धारा में 20 एम्पियर का आरएमएस मान है। इसके तत्कालिक मान का सही व्यंजक क्या होगा? मतलब इंस्टेंटेनियस वैल्यू आई इक्वेशन बताना है। तो देखिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दिया है 50 हर्ट्ज, यहाँ पे 20 एम्पियर आरएमएस मान दिया है। तो यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वैल्यू के रूप में जब हम करंट या वोल्टेज का मान रखते हैं तो वो मैक्सिमम वैल्यू में होता है। तो पहला काम हमारा ये होगा कि हम इस करंट के मान को मैक्सिमम में चेंज करें। तो क्या हो जाएगा, आई आर एम एस इक्वल टू आई मैक्स अपान √2 हो जाएगा। अब आर एम एस मान 20 दिया है इक्वल टू आई मैक्स अपान √2 का मान 1.414 हो जाएगा। जब आप इसमें गुणा करेंगे ना इससे इसमें, तो 28.28 आएगा। यानी करंट का मैक्सिमम मान कितना हुआ, 28.28 हो गया। क्लियर। अब इंस्टेंटेनियस वैल्यू का आप इक्वेशन लिखिए। तो I इक्वल टू आई मैक्स साइन ओमेगा टी। अब यहाँ पे आई मैक्स का मान हमने निकाल रखा है कितना, 28.28 साइन ओमेगा। ओमेगा का मतलब होता है 2 पाई एफ। तो 2 इंटू पाई का मान 3 पाई, देखिए पाई जो है ऑप्शन में सब जगह पाई है तो पाई रखे रहिए। 2 पाई एफ, एफ का मान कितना है 50 हर्ट्ज, तो इंटू 50 हर्ट्ज इंटू टी कर देंगे। तो अगले स्टेप में हम 28.28 साइन और 50 दूनी का 100 पाई टी, यही आंसर हो जाएगा। इसी रूप में दिया भी है ऑप्शन नंबर सी में। देखिए 28.2 साइन 100 पाई टी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 4 नंबर, इसमें है कि एक परिपथ में
दी गई वोल्टता का व्यंजक नीचे दिए गए इक्वेशन V इक्वल टू 170 साइन 6280 t प्लस पाई बाई 3 आवृत्ति का मान ज्ञात कीजिए। इंस्टेंटेनियस वैल्यू वोल्टेज का इक्वेशन दिया गया है V इक्वल टू 170 साइन 6280 t प्लस पाई बाई 3। अब इसमें फ्रीक्वेंसी पूछा है, तो साइन के साथ जो गुणक में रहता है वो अगर वोल्टेज का इक्वेशन है तो वोल्टेज का मैक्सिमम मान होता है, अगर करंट का है तो करंट का मैक्सिमम मान होता है। ये वाला टर्म फ्रीक्वेंसी का होता है, ये वाला टर्म एंगल का होता है। फ्रीक्वेंसी का ही यहाँ पे जिक्र किया है तो फ्रीक्वेंसी वाले टर्म को हम यहाँ करेंगे। अब इसी इक्वेशन की तुलना V बराबर V मैक्स साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। अब देखिए अगर यहाँ पे थीटा का मान पूछा रहता तो सीधा सीधा थीटा का मान यहाँ पे पाई बाई 3 करते और इसको हम रेडियन में चेंज करते तो वो थीटा का मान आ जाता। यहाँ पे अगर वोल्टेज का मैक्सिमम मान पूछा रहता तो V मैक्स यहाँ पे देखिए 170 आ जाता, लेकिन यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पूछा है तो इसकी तुलना हम इससे करेंगे तो ओमेगा टी का मान क्या मिला हमको 6280 टी मिला। ये टी से ये टी मारा जाएगा और ओमेगा का मान भरेंगे यहाँ पे तो 2 पाई एफ कर देंगे, तो पाई का मान हम यहाँ पे रख देते हैं 3.14 इंटू एफ। फ्रिक्वेंसी हमें कैलकुलेट करना है 6280 कर देंगे। यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव है, हटाएंगे नीचे 2 जीरो बढ़ा देंगे। अब देखिए 314 में 2 से गुणा करेंगे तो 628 कैंसिल आउट। अब यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 100 है, इंटू करेंगे तो ये कितना बन जाएगा 1000, यानी फ्रीक्वेंसी का मान कितना हुआ 1000। फ्रीक्वेंसी का मात्रक हर्ट्ज होता है तो 1000 हर्ट्ज आएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे थीटा पूछा है रहता तो क्या करते, थीटा का मान देखिए तुलना करते तो पाई बाई 3 आया है। अब इसको हम 180 अपन पाई से कर देते, पाई से पाई मारा जाता 3 6 का 18 60 डिग्री थीटा का मान चला आता। फिलहाल फ्रीक्वेंसी पूछा था तो हम यहाँ से फ्रीक्वेंसी ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 5 नंबर की, एक ट्रांसफार्मर में पूर्ण भार पर हानियाँ 1000 वाट है, आधे भार पर हानियाँ क्या होगी। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इनकम्प्लीट इसको क्वेश्चन को कहिएगा आप सब, क्योंकि यहाँ पे जिक्र नहीं किया कि कॉपर लॉस है कि आयरन लॉस है, तो हम कॉपर लॉस के टर्म में इसको हल करेंगे। तो कॉपर लॉस जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 1/2 का स्क्वायर इंटू फुल लोड लॉस, तो फुल लोड लॉस 1000 वाट है। अब 1/4 इंटू 1000, अब इसमें भाग देंगे तो 250 वाट आएगा, यानी आधे लोड पर कितनी लॉस हुई 250। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो है 6 नंबर की, एक 8 पोल अल्टरनेटर 375 आरपीएम पर घूम रहा है, यदि पोल की संख्या दुगनी कर दी जाए तो नवीन मतलब नई आवृत्ति क्या होगी। यहाँ पे देखिए इस मोटर की स्पीड जो है वो 375 आरपीएम दिया गया है, पोल जो है वो पहले 8 है, अब कह रहा है कि नए आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो इस पोल की संख्या को दुगुना कर दीजिए, तब इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। फार्मूला NS इक्वल टू 120 F/P होता है। अब क्या करेंगे कि NS का मान देखिए 375 दिया गया है, इक्वल टू 120 F हमें कैलकुलेट करना है फ्रीक्वेंसी अपन। अब पोल देखिए, पोल तो 8 दिया था, अब कह रहा है कि पोल दुगुना कर दीजिए, तो पहले बताइए 8 पोल है, अब इसको दुगुना करेंगे तो पोल कितने हो जाएंगे 16, ये 16 हो गया। अब इसको कैलकुलेशन करते हैं, 4 से इसको कटाएंगे, 4 तियाई 12, 30 ऊपर हो जाएगा, चौका 16, 4 नीचे हो जाएगा। अब इसको 3 से इसको कटाएंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पाँचे 15 हो जाएगा, ऊपर में 10 अभी है। अब 4 से इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो 4 पाँचे 20, 0 2, 4 दूनी 8, 2 10, 0 10 मतलब 1,
4 एकम 4 1 5, क्लियर, इक्वल टू 10F। अब ये 0 से ये 0 मारा जाएगा, F का मान कितना आ जाएगा, 50 हर्ट्ज आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 50 हर्ट्ज। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 7 नंबर की, एक अल्टरनेटर का आंशिक पिच 5/6 है, इसका क्वाइल स्पान क्या होगा। क्वाइल स्पान इक्वल टू आंशिक पिच, जिसे शॉर्ट पिच भी कहते हैं, तो 5/6 वही दिया है इंटू 180 डिग्री। अब इसे मारेंगे तो 36 18 हो जाएगा। अब पंक्ति आई 15 और 1 0, 150 डिग्री इसका क्वाइल स्पान आएगा, यदि उसकी शॉर्ट पिच क्वाइल जो है 5/6 है तब, यानी ऑप्शन नंबर ए 150 डिग्री बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 8 नंबर की, सिंगल फेज मोटर में स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग के बीच का डिग्री कितना होता है। तो सिंगल फेज में स्टार्टिंग और रनिंग के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी 90 डिग्री बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हमारे इंडिया के जो फेज हैं आर वाई बी जो है, इनके बीच परस्पर 120 डिग्री के अंतर पर ये स्थापित होते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 9 नंबर की, एक चालक जिसका प्रतिरोध R है की लंबाई दुगनी कर दी जाती है और क्षेत्रफल आधा कर दिया जाता है, तो इसका प्रतिरोध क्या होगा। कंडीशंस लगाया है कि लंबाई को 12 कर दिया जा रहा है और क्षेत्रफल को a/2 आधा कर दिया जाता है, तो फिर इसका नया रेजिस्टेंस क्या होगा। फार्मूला R इक्वल टू ρL/A हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस पूछा है, रजिस्टिविटी का यहाँ पे जिक्र नहीं है, तो इसको हम हटा देंगे, तो फार्मूला L/A बन जाएगा। अब कह रहा है कि लंबाई को 12 कर दीजिए, मतलब 2 कर दे, अपान रेजिस्टेंस को कह रहा है, सॉरी क्षेत्रफल को जो कह रहा है कि आधा कर दीजिए, तो a/2 कर देंगे। जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 2 × 2/A हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हुआ, 2 दूनी का 4, यानी जो रेजिस्टेंस है वो अब कितना गुना हो गया, 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 4 गुना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 10 नंबर की, 2 माइक्रोफैरड के 4 कैपेसिटर श्रेणी में लगे हैं, तो समतुल्य धारिता क्या होगी। जिस तरीके से रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं उसके ठीक अपोजिट में इसका फार्मूला बनता है। जैसे रेजिस्टेंस को अगर श्रेणी में जोड़ा जाता है तो रेजिस्टेंस का फार्मूला R इक्वल टू R1 प्लस R2 बनता है, और समांतर के लिए रेजिस्टेंस के रूप में 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 बनता है। अगर यह संधारित्र को जोड़ना है कैपेसिटर को, तो रेजिस्टेंस का जो सीरीज है ये कैपेसिटर में समांतर का बन जाता है, और रेजिस्टेंस में जो समांतर है वो कैपेसिटर में सीरीज का बन जाता है। अब आइए क्वेश्चन पे, 2 माइक्रोफैरड के कैपेसिटर है और प्रत्येक का मान जो है 2 माइक्रोफैरड है और 4 कैपेसिटर लगे हैं, तो श्रेणी में लगे हैं, तो श्रेणी में लगे हैं तो कैपेसिटर में ये फार्मूला लगेगा, तो इसका टोटल धारिता क्या होगी। एक कंडीशंस और इसमें आती है कि अगर समान मान के कैपेसिटर जुड़े हों या रेजिस्टेंस जुड़े हों समानांतर में, तो इसका फार्मूला क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस अपॉन नंबर ऑफ ब्रांच n। वही कंडीशंस यहाँ पे भी हम लागू कर देंगे। क्यों? क्योंकि कैपेसिटर को सीरीज में जब हम जोड़ेंगे तो वो रेजिस्टेंस का कौन फार्मूला लगाएंगे, पैरेलल वाला, समांतर वाला, तो फिर वहाँ यह लागू होगा। अब कह रहा है कि 2 माइक्रोफैरड के प्रत्येक कैपेसिटर है और 4 है, तो 2 माइक्रोफैरड कैपेसिटर हो गया और पैरेलल में लगे हैं तो 4 लगे हैं, तो फिर नंबर ऑफ ब्रांच 4 हो जाएगी, तो 4 से इसमें भाग दे देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब इसमें नहीं जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, ऊपर 10 हो जाएगा, 2 5 10, 0.5 हो जाएगा।
0.5 माइक्रोफैरड आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन को रखते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी आप सब जरूर वीडियो को शेयर कीजिएगा। जो भी स्टूडेंट चैनल पे पहली बार होंगे प्लीज़ आप सब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो चैनल पे उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। हम यूपीपीसीएल के स्पेशल प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चनों को ही हम कंप्लीट यहाँ पे ला रहे हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को। तो जो भी स्टूडेंट एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको बहुत बेनिफिट होगा। तो आप सब ज़रूर अधिक से अधिक स्टूडेंट चैनल से जुड़ें और अपने न्यूमेरिकल पोर्शन को बेहतरीन बनाएं। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।